नमस्कार दोस्तों। मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जंग को लगभग 35 घंटे बीत चुके हैं। इस जंग में कौन किस पर भारी पड़ रहा है यह बताना निश्चित तौर पर अभी दूर की बात है, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने जिस मकसद के साथ शनिवार को ईरान पर हमला ज़बरदस्त बोला था, उससे उनका मकसद पूरा हो गया। दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खुमैनी इस हमले में मारे गए हैं। दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खुमैनी के मारे जाने के बाद ईरान आग बबूला हो चुका है। निश्चित तौर पर वह अमेरिका और इजराइल से बदला लेने के लिए फड़फड़ा रहा है, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी इजराइल और अमेरिका ईरान पर लगातार हमला बोल रहे हैं। यहाँ तक कि हमले को तेज़ कर दिया है जिससे ईरान उठ ना सके। दोस्तों, खुमैनी की मौत के बाद न सिर्फ ईरान में बल्कि देश के कई अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और यह प्रदर्शन शिया समुदाय कर रहा है। दोस्तों, भारत से लेकर पाकिस्तान, इराक और सीरिया में खुमैनी की शहादत को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, ईरान और अमेरिका का रक्षा विभाग ईरान के रक्षा मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि वह अमेरिका और इजराइल को नेस्तनाबूद करके ही दम भरेगा। मतलब साफ है कि मिडिल ईस्ट की जंग अभी और तेज़ होने वाली है, जिसकी लपटें शायद जो इस युद्ध में शामिल ना हो उन पर भी पड़ सकती हैं। दोस्तों, ईरान अब हमला कहाँ कर सकता है, और मैं ये बड़ी बातें कुछ अब बताने जा रहा हूँ कि ईरान अब बदले की भावना से अगर ये युद्ध और आगे बढ़ाता है तो अमेरिका और इजराइल के किन ठिकानों को निशाना ईरान बना सकता है, उसे समझना ज़रूरी है। दोस्तों, ईरान अमेरिका और इजराइल के रक्षा विभाग को निशाना बना सकता है। इतना ही नहीं, दुनिया भर में जितने भी इजराइल और अमेरिका के दूतावास हैं, ईरान वहाँ हमला कर सकता है। अमेरिका में किसी बड़े लीडर की दोस्तों बहुत जल्द मौत होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है ईरान अमेरिका और इजराइल के कुछ टॉप लीडरों को अपने निशाने पर रखा है। दोस्तों, इसमें उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, रक्षा अधिकारी जो पेंटागन से जुड़े हुए हैं, और इतना ही नहीं, संसद से जुड़े हुए कई अधिकारी और संसद पर भी ईरान हमला कर सकता है। दोस्तों, ईरान और इजराइल, अमेरिका यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट में न सिर्फ हमला करेगा बल्कि कुछ ऐसा करेगा जिससे मिडिल ईस्ट पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाए। दोस्तों, ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान अमेरिका और इजराइल से बदला लेने के लिए खासकर इजराइल और अमेरिका में कुछ ऐसे जहरीले कैप्सूल ड्रोन के माध्यम से या फिर कोई ऐसा वायरस भेज सकता है जिससे लाखों की संख्या में अमेरिका और इजराइल के नागरिक मारे जा सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, ईरान अमेरिकी राज्यों को, बड़े बड़े लीडरों को निशाना बना सकता है। दोस्तों, ईरान बदले की भावना से किस हद तक जा सकता है इसका अंदाज़ा अमेरिका और इजराइल शायद अभी नहीं लगा रहे हैं दोस्तों, लेकिन ईरान आने वाले कुछ 48 से और 72 घंटों में कुछ ऐसा करेगा जिससे इजराइल और अमेरिका की धरती दोस्तों कांप उठेगी। दोस्तों, ईरान क्लस्टर बम का उपयोग करने जा रहा है। ईरान अपने खेमे से, अपने सैन्य जखीरे से, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, ईरान अपने सैन्य जखीरे से कुछ ऐसा निकालने जा रहा है जिससे युद्ध की दिशा निश्चित तौर पर बदल सकती है और इजराइल और अमेरिका को इससे बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। दोस्तों, इस जंग में लगभग 5 से 10 लाख लोग मारे जा सकते हैं। यह जंग अभी थमने वाली नहीं है दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, यह जंग लगभग
2 से 3 महीनों तक तो लगभग चलेगी, लेकिन अमेरिका निश्चित तौर पर एक हिसाब से चाहेगा कि इस जंग को जितनी जल्दी से जल्दी थाम दिया जाए और ईरान की जो रक्षा विभाग जो IRGC है और जो अन्य लीडर हैं उनको घुटनों पर लाकर इस जंग को समाप्त किया जाए और ईरान के अंदर रजीम चेंज किया जाए। तो अमेरिका की तो छटपटाहट तो समझ आती है, लेकिन ईरान निश्चित तौर पर इस जंग में अभी हारा नहीं है और ये इस जंग को और आगे खींचना ईरान निश्चित तौर पर चाहेगा। और इतना ही नहीं, ईरान अब कुछ ऐसा करेगा दोस्तों जिससे परेशानी ईरान की तो जिससे ईरान इजराइल की परेशानी तो बढ़ाएगा, अमेरिका की परेशानी बढ़ाएगा, उससे मिडिल ईस्ट के जो देश हैं सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, उनकी भी परेशानी दोस्तों बढ़ने वाली है। जब कल ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने दोस्तों हमला किया था तो ईरान ने पलटवार करते हुए मिडिल ईस्ट के 8 देशों को निशाना बनाया था और वहाँ के जो अमेरिकी दूतावास है दोस्तों वहाँ पर निशाना ईरान ने बनाया था। इतना ही नहीं, जब मिडिल ईस्ट के देशों पर मिसाइल दागी गई तो दोस्तों वहाँ आम आदमी की भी मारे जाने की खबर है। और दुबई में तो ऐसा खबर मिल रही है कि वहाँ एक स्कूली इमारत पर हमला हुआ जहाँ स्कूल के बच्चे लगभग 150 के आसपास दोस्तों मारे गए। दोस्तों एक बात और समझने वाली बात है कि ट्रंप कुछ दिनों के लिए मतलब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ट्रंप कुछ दिनों में ये ऐलान कर सकते हैं कि मैं ईरान के लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और वो इसलिए क्योंकि अमेरिका भी चुप नहीं बैठने वाला है और ईरान ने अगर अपना पूरा मारने का खाका तैयार कर रखा है तो अमेरिका कुछ ऐसा दोस्तों ईरान में अब करेगा कि जिससे वहाँ कई ईरानियन लोगों की मौत हो सकती है। और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता सकते हैं कि ईरानी लोगों से कि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं वो शायद आपके भले की चीज़ हो और इससे आप लोगों की जान भी जा सकती है। तो निश्चित तौर पर अब इस पर आप लोगों को घबराना नहीं है। तो अमेरिका निश्चित तौर पर कुछ ऐसा बड़ा करेगा जिससे रिजीम तो अमेरिका चेंज करके रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसका मकसद शुरू से ही रिजीम चेंज करने का रहा है। अमेरिका ने आयतुल्ला खुमैनी को मारकर एक पड़ाव तो पार कर लिया है, लेकिन शायद अभी और शायद जो टॉप कमांडर लीडर हैं और उनको भी मारकर शायद हो सकता है दूसरा पड़ाव पार कर लिया है। लेकिन अभी अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है ईरान के रिजीम को चेंज करना, उनकी आइडियोलॉजी को चेंज करना, क्योंकि अभी ईरान की जो मिलिट्री है IRGC वो पूरा से पूरा दोस्तों निश्चित तौर पर जोर लगाएगी कि ईरान और अमेरिका और इजराइल को पूर्ण रूप से इसका करारा जवाब दिया जाए। और ईरान अपने बलबूते जो उससे हो सक रहा है दोस्तों वो दे भी रहा है। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान में बहुत जल्द मिलिट्री सेना भी मतलब इंटर कर सकती है और अंदर दाखिल हो सकती है, और वो मिलिट्री सेना सिर्फ अमेरिका की होगी ना कि इजराइल की होगी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति शायद ये सोच रहे हैं कि अगर युद्ध जैसे कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जो आसमानी युद्ध है, वायुसेना का युद्ध है, वो अगर थोड़ा थमता है तो किसी न किसी बॉर्डर से होते हुए अमेरिकी सेना को ज़मीनी स्तर पर उतारा जाए और निश्चित तौर पर जो वहाँ की भूगोल की परिस्थिति है उसको निश्चित तौर पर चेंज करने की अमेरिका पूरी कोशिश करेगा। जब तक ज़मीनी सेना नहीं उतरती दोस्तों ईरान के अंदर, तब तक ईरान का रजीम चेंज करना इतना आसान नहीं होगा। दोस्तों अमेरिका ये भी कह चुका है कि अगर ईरान ने कुछ दिनों बाद अगर सरेंडर नहीं किया निश्चित तौर पर दोस्तों, तो वह ईरान को खंडहर बनाकर छोड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों ईरान ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा ईरान इस युद्ध में अकेला पड़ जाएगा। वो इसलिए अकेला पड़ जाएगा क्योंकि रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया ये दोस्तों डायरेक्ट एंट्री इस युद्ध में बिल्कुल नहीं कर सकते और ना ही कर पाएंगे। हो सकता है कि पीछे से ये सैन्य साजो सामान ईरान को देते रहें, लेकिन शायद उससे ईरान की बात बनने वाली नहीं है। हालांकि अभी तो युद्ध के 35 घंटे हुए हैं, तो पहला ही दिन अभी दूसरा दिन समझ लीजिए, लेकिन अभी ईरान अकेले लड़ने की अगर क्षमता देखी जाए तो ईरान लगभग 6 से 8 महीने तक ईरान अकेले लड़ सकता है, उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल रूस और चीन सैन्य मदद तो ईरान की जरूर करेंगे, लेकिन इस युद्ध से रूस और चीन निश्चित तौर पर दूर रहेंगे, क्योंकि
ये अमेरिका का दबाव निश्चित तौर पर रूस पर इस पर होगा कि जब हम यूक्रेन मामले पर चुप बैठे हैं और दूर बैठे हैं, तो आप ईरान मामले पर दखल ना दे तो ज़्यादा अच्छा है। और यही बात ठीक है, चीन के लिए भी लागू होती है दोस्तों। तो शायद रूस और चीन बहुत जो उनके बयान हैं वो शायद ईरान को समर्थन देने वाले जरूर हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दोनों देश ईरान का साथ नहीं दे पाएंगे और दखल नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, अमेरिका चाहेगा कि युद्ध थोड़ा सा लंबा खींचे इजराइल के नज़रिए से, क्योंकि वो चाहेगा कि जब इजराइल के नज़रिए से ईरान के नज़रिए से जब युद्ध ज़्यादा खींचेगा दोस्तों, तो ईरान का सैन्य जखीरा समाप्त होगा। और जब सैन्य जखीरा समाप्त होगा तो दोस्तों ईरान पर पकड़ बनाने के लिए चीज़ें आसान हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका मतलब अमेरिका की दो तरफा सोच है कि एक तरफ वो सोचेगा कि जल्द से जल्द युद्ध को समाप्त करके ईरान को सरेंडर करने की बात करें। अगर ईरान सरेंडर नहीं भी करता है तो अमेरिका दोस्तों तेज हमले और करेगा और उसके बाद वह युद्ध को लंबा खींचने की कोशिश करेगा ताकि उसका सैन्य जखीरा समाप्त हो और फिर अमेरिका पर ईरान पर कंट्रोल बनाया जा सके। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। अब एक खबर ये भी है कि पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है, और ये हमला इस कारण हुआ है कि आयतुल्ला खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान के जो शिया समुदाय में जो कुछ % लोग रहते हैं वो निश्चित तौर पर खौफ खाए हुए बैठे हैं और खुन्नस में और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अमेरिकी दूतावास जो कि पाकिस्तान में स्थित है वहाँ पर प्रदर्शन हुआ है और दूतावास पर तोड़फोड़ की गई है प्रदर्शनकारियों द्वारा, और पाकिस्तान की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की है, बंदूक से गोली भी मारी है दोस्तों, और कई प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर भी है। हालांकि पाकिस्तान इस पूरे भारत के मुद्दे पर मैं आऊँगा, और पाकिस्तान हालांकि इस मुद्दे पर दूर ही रहना चाहता है, क्योंकि अमेरिका जब तक कुछ नहीं कहेगा, पाकिस्तान में तो आप जानते हैं कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर का ही दबदबा है। तो जब तक अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं कहेंगे कुछ, तो पाकिस्तान एक मतलब अभी समझ लीजिए कि वो कोई दखल भी नहीं दे सकता और कोई बयानबाजी नहीं कर सकता, ना कोई हिल सकता, मतलब कुछ ऐसा कर सकता है। तो पाकिस्तान भी पूरी तरह से परेशान है, इसलिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था दोस्तों तो ईरान ने पाकिस्तान की मदद की थी, कई ड्रोन और मिसाइलें दी थी। तो पाकिस्तान चाहकर भी इस समय ईरान की मदद नहीं कर सकता, और पाकिस्तान दोस्तों ऐसा दोगला देश है कि वो दो तरफा पैर नाव में रखना चाहता है कि वो ईरान के साथ भी अपनी हमदर्दी जता रहा है, अमेरिका के साथ तो जता ही रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि पाकिस्तान के साथ स्थिति यथास्थिति तो नहीं कही जा सकती बनी हुई है, लेकिन वो परेशानी की स्थिति पाकिस्तान के लिए ज़रूर बनी है। दोस्तों, एक बात ये भी है कि सऊदी अरब पर हमला हुआ लेकिन पाकिस्तान नहीं बोला। दोस्तों, आपको याद होगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने कुछ महीने पहले एक एग्रीमेंट साइन किया था। उस एग्रीमेंट में ये साइन था कि अगर पाकिस्तान में हमला होता है तो वो सऊदी अरब पर भी हमला माना जाएगा, और अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ है तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। जैसे कि दोस्तों नाटो का एक एग्रीमेंट है, OIC का एग्रीमेंट है, उसकी भी चर्चा मैं आगे करूँगा। तो अगर ये एग्रीमेंट ऐसा था कि अगर आप पर हमला होता है तो मेरे ऊपर माना जाएगा, और पाकिस्तान पर होता है तो सऊदी अरब पर माना जाएगा। लेकिन दोस्तों जब ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया, हालांकि वो भले ही अमेरिकी बेस पर किए हों उसने हमले, लेकिन फिर भी अभी पाकिस्तान इस पूरे मसले पर चुप है और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ने जानबूझकर ये एग्रीमेंट इसलिए किया है कि पाकिस्तान को अगर देखा जाए डर तो सिर्फ भारत से ही है, और भारत के लिहाज से उसने ये एग्रीमेंट किया था। लेकिन भारत और सऊदी अरब के रिश्ते काफ़ी प्रगाढ़ हैं और बहुत मजबूत हैं दोस्तों। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागडोर संभाली है, तो पाकिस्तान इस गलतफहमी में न रहे कि सऊदी अरब निश्चित तौर पर भारत के मसले पर कुछ हस्तक्षेप करेगा। तो दोस्तों अब भारत के लिहाज से ये बड़ी खबर है कि ईरान पर जो हमला हुआ है निश्चित तौर पर क्या वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालूम था, क्योंकि कल की वीडियो में भी मैंने ये बात की थी और उसमें ये मैंने बताया था कि जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल दौरे से आए, जो उनका 25 और 26 तारीख को इजराइल दौरा था, वहाँ से आने के बाद ठीक 24 घंटे भी नहीं बीते थे और इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सब बातें मालूम थी कि इजराइल हमला करने जा रहा है?
और हो सकता है कि भारत, पहली बात तो भारत इस हमले से दूर है और भारत ने न्यूट्रल स्टैंड रखा हुआ है अभी तक। और निश्चित तौर पर भारत को ईरान के प्रति चिंता तो है कि ईरान ने हमला किया है, लेकिन निश्चित तौर पर भारत इस पूरे मसले से दूर है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ईरान की सरकार और ईरान के अंदर ये बात निश्चित तौर पर उठ रही है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को पूर्ण मालूम था कि इजराइल हमला करने वाला है। और दूसरी चीज़ है कि अगर ये बात जो एक पूरी गणित बैठ रही है और समीकरण जो बैठ रहा है ईरानियों के ऊपर, और क्योंकि उनका सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खुमैनी दोस्तों मारा गया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के प्रति अब ईरान की कूटनीति निश्चित तौर पर बदलती आपको दिखेगी। अब इन दोनों के संबंधों में दोस्तों आपको बहुत जल्द खटास भी देखने को मिल सकती है। शायद युद्ध के मध्य में ही आपको ये चीज़ें देखने को मिले कि ईरान भारत से अपना दूतावास बंद कर सकता है, हो सकता है कि राजदूत को बुला सकता है दूतावास से। तो ये भी चीज़ें दोस्तों देखी जा सकती हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान भारत के प्रति जो स्टैंड लेगा दोस्तों, वो आपको आने वाले 1 से 2 हफ्तों में पता चल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें ये भी बात दोस्तों कही जा रही है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो ईरान ने पाकिस्तान को सैन्य मदद दी थी, जिससे भारत नाराज़ है अभी तक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान और भारत के रिश्ते बहुत पुराने और संस्कृत भी रहे हैं, तो शायद भारत को ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरह से ईरान ने पहले अपनी चालबाजी दिखाकर पाकिस्तान को सैन्य मदद दी, तो शायद भारत भी अपने रिश्ते इजराइल और अमेरिका से मजबूत करने के लिए वो चीज़ें कर रहा है। लेकिन हालांकि अभी तक विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है, और ईरान में जो हमला हुआ है हम उसकी निंदा करते हैं और ये नहीं होना चाहिए था। लबोलबाब यही उनका बयान है। लेकिन भारत इस अभी तक दोस्तों न्यूट्रल स्टैंड अभी तक भारत ने कहा है। भारत में भी इजराइल और अमेरिका दूतावास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में खामनेई की हत्या के बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह से प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली स्थित इजराइल और अमेरिका दूतावास में प्रदर्शनकारी हमला कर सकते हैं, जिसे देखते हुए भारत सरकार ने इन दोनों दूतावास की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। अब दोस्तों अंत में बात सबसे पहले कर लेते हैं OIC की। दोस्तों OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, यानी इस्लामिक देशों का संगठन। दोस्तों ईरान, जैसे कि आप जानते हैं कि यह संगठन जब बना था, तो अब ये बात, इस संगठन का मकसद ये था कि किसी एक इस संगठन दोस्तों दुनिया के 57 इस्लामिक देश हैं, और OIC जो है इन 57 इस्लामिक देशों का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों जब ये संगठन बना था तो इसमें ये बात है, और इस संगठन का दोस्तों ये मकसद यही है कि अगर किसी भी मुस्लिम देश पर हमला होता है तो 57 मुस्लिम देशों पर हमला माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो तभी OIC बना था। लेकिन अब जब ईरान ही अपने OIC सदस्यों के देश में हमला कर रहा है, दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब में हमला कर रहा है, जॉर्डन पर हमला कर रहा है, तो ऐसे में दोस्तों OIC भी आपको बहुत जल्दी खबर मिल सकती है कि OIC संगठन बहुत जल्द टूट सकता है। और निश्चित तौर पर अब इस्लामिक देशों के बीच भी मतभेद बढ़ सकते हैं। इस युद्ध ने, अमेरिका ने और इजराइल ने युद्ध जो छेड़ा है दोस्तों मिडिल ईस्ट में, इससे इस्लामिक देशों में आपस में दोस्तों मतभेद पैदा होंगे। निश्चित तौर पर ईरान को लेकर तो पैदा ही होंगे ही, और ईरान भी OIC का सदस्य है दोस्तों। ऐसे में तो OIC पूरी तरह से आपको टूटता हुआ नजर आएगा, बिखरता हुआ नजर आएगा। और ऐसा नहीं है कि ये बैठक नहीं हुई OIC की। अभी 26 तारीख, इसी 26 फरवरी को OIC की बैठक हुई थी, जहां फिलिस्तीन मुद्दे को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन कोई खास इस पर चर्चा नहीं हुई, ना बात हुई दोस्तों। लेकिन क्या अभी ईरान पर हमला हुआ है तो क्या सभी इस्लामिक देश OIC की बैठक जल्द कर सकते हैं? दोस्तों ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अब जिन 8 इस्लामिक देशों पर हमला हुआ है, जैसे कि मिडिल ईस्ट में मैंने कहा, तो निश्चित तौर पर अब पूरी भूगोलीय स्थिति बदलती हुई नज़र आएगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब ईरान अलग थलग पड़ जाएगा। हालांकि ईरान ने जब कल हमला किया दोस्तों, एक बात बताना भूल गया, तो ईरान ने सऊदी अरब, ईरान और बहरीन और कुवैत से मदद मांगी थी कि वो ईरान का साथ दे। तो ईरान ने ये बताया था कि हमने अमेरिका के बेस पर हमला किया है, ना कि आप पर हमला किया है। तो लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि जब आप अमेरिकी बेस पर हमला कर रहे हैं तो मिसाइल सीधे अमेरिकी बेस पर थोड़ी जा रही है, वो रिहायशी इलाकों पर जा रही है, वहाँ के कई नागरिक मारे जा रहे हैं। जैसे मैंने दुबई में कहा कि, और बुर्ज खलीफा के से होते हुए
कई मिसाइलें गुजरी हैं दोस्तों, कल हमने देखा, और मक्का मदीना से गुजरती हुई मिसाइलों को देखा है दोस्तों। ऐसे में यह ईरान समझ से दूर है कि ये इतना सब होने के बावजूद भी आपकी मिडिल ईस्ट के देश से सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, बहरीन जैसे देश, जॉर्डन जैसे देश आपकी मदद कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल दोस्तों नहीं है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, आपको जल्द ओआईसी में फूट पड़ती नज़र आएगी और ओआईसी आपको टूटता हुआ नज़र आएगा। लेकिन वही भारत के लिहाज से आपको बात बताएं कि ईरान और भारत के संबंध निश्चित तौर पर बहुत कमज़ोर होते हुए आपको नज़र आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दोस्तों आगे मैं अंत में बात ये मतलब बताना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहते कि इस युद्ध में जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है कि उनके सैनिकों की हत्या हो ज़्यादा से ज़्यादा। वो दोस्तों इसलिए कि जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य वीक में कुछ चुनाव होने वाले हैं अमेरिका में, तो ऐसे में देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जो छवि अमेरिका की जनता के प्रति बनी है वो निश्चित तौर पर, अभी वो एक रैंकिंग जारी हुई थी जहां सर्वे भी हुआ था, तो अमेरिका के ज़्यादातर लोग डोनाल्ड ट्रंप से नाखुश हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि टैरिफ मामलों को लेकर भी अमेरिकी सरकार, अमेरिकी कोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को फटकार लगा चुकी है और जनता में भी आक्रोश है डोनाल्ड ट्रंप के प्रति। लेकिन इस युद्ध के बाद डोनाल्ड ट्रंप ऐसा सोच रहे हैं कि जनता के प्रति उनकी सोच बदलने की जो प्रक्रिया है वो शायद हो सकती है और बदल सकती है। तो दोस्तों इतना आसान नहीं है, अमेरिका भी निश्चित तौर पर ये सोच रहा है कि इस युद्ध को आगे भी खींचा जा सकता है और कुछ दिनों में भी समाप्त किया जा सकता है। लेकिन लगभग अगर ये बात यही कहें कि देखें तो ईरान और अभी इस युद्ध में पूरी तरह से अकेला पड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन माकूल जवाब जरूर दे रहा है। लेकिन इजराइल और अमेरिका आने वाले समय में इस पर और ज़्यादा हमला भीषण करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अमेरिका की पूरी मंशा यही कि ईरान में जब तक रिजीम न चेंज हो जाए तब तक वो इस हमले को जारी रखेगा, और जब तक और कुछ टॉप कमांडर जब तक नहीं मारे जाते, और अमेरिका और इजराइल ऐसे ही ईरान पर बम बरसा करते रहेंगे दोस्तों। नमस्कार।